ये जंग मैंने शुरू नहीं की थी, लेकिन खत्म तो मैं ही करूंगा। बजाज परिवार की पार्टी में आए मेहमानों की खून की नदियां मेरे कदमों के नीचे बहेंगी। उसका हर कतरा मेरी जीत की निशानी होगा। रायन, जो भी करना सोच समझ कर करना। भूलो मत, वहाँ अर्णव है। उससे जीतना आसान नहीं होगा। मैं जीतने के लिए नहीं लड़ता, मैं सब कुछ तबाह करने के लिए लड़ता हूँ। पूरी दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेरी मर्जी से चलेगी और मैं अपनी मन की करने के लिए किसी भी। रायन अपनी गाड़ी में बैठकर पुरानी फैक्ट्री पहुंच चुका था। तुम सब के हाथ में जो हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। वक्त आ चुका है अपने दुश्मनों को दिखाने का कि हम कौन हैं। 2 दिन बाद हम उनकी दुनिया को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी बंदूक से निकली हर गोली, हर वार, हर चीख पूरे दिल्ली शहर में गूंजेगी। क्या तुम सब तैयार हो? Are you all ready for the violence? Yes, sir. We are ready. ठीक उसी वक्त रायन फैक्ट्री के बाईं तरफ मुड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक काले रंग का बैग उठाया और एक बड़े टेबल पर जोर से रख दिया। इस बैग के अंदर 1 करोड़ रुपए हैं और ये उसी को मिलेगा जो बजाज परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारेगा। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कीमत भी मिलेगी। 2 दिन है हमारे पास, जिसका मतलब है हमारे पास बहुत ही कम समय है। इसीलिए सब लोग काम पर लग जाओ। देखो कितने गेस्ट आने वाले हैं, कौन कौन आने वाला है। मुझे हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। कोई भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। हम इस जंग में सिर्फ जीतने नहीं, बजाज परिवार को बर्बाद करने जाएंगे। So, are you all ready for violence? Yes, sir. We are ready. आने वाली मुसीबत से अनजान पूरा बजाज परिवार अपनी पार्टी को और भी शानदार बनाने की प्लानिंग में लग गया। बिजनेस वर्ल्ड में एक कहावत मशहूर है, When Bajaj throw a party, the world watches। मीडिया में पार्टी की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। बजाज की पार्टी के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड थे, लेकिन पार्टी के हंगामे कि आज आपका बर्थडे है। मम्मी, आई मिस यू, प्लीज वापस। अरे कौन है भाई इतनी रात को? अरे मैम आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? अर्णव कहाँ है? इतने में अर्णव भी वहाँ आ गया। नियति, तुम यहाँ? क्या हुआ? अर्णव, मुझे कहीं जाना है, जल्दी से चलो मेरे साथ। जाना है? लेकिन कहाँ नियति? अर्णव, सवाल नहीं, जो मैंने बोला है वो करो। जल्दी से आओ, मैं अपनी गाड़ी के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन नियति नियति बिना अर्णव की बात सुने अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। अर्णव ने तुरंत अपने कपड़े पहने और नियति की गाड़ी में बैठ गया। नियति, तुम मुझे जब तक नहीं बताओगी कि हमें कहाँ जाना है, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। अर्णव, क्या तुम मुझे शहर के बाहर बने काली माता के मंदिर ले चलोगे? मैं हर साल अपनी मम्मी के साथ उनके बर्थडे पर वहां जाया करती थी। मुझे प्लीज ले चलो। आधे घंटे के बाद अर्णव ने गाड़ी काली माता के मंदिर के सामने रोक दी। रात के 3 बज चुके थे। मंदिर के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अर्णव और नियति मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। अर्णव, वो जगह देख रहे हो? वहां मैं और मम्मी एक साथ बैठकर मेडिटेट किया करते थे। आओ अर्णव, मेरे साथ आओ। नियति अर्णव को मंदिर के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक ले गई और फिर दोनों वहां बैठ गए। अर्णव, तुम्हें पता है, जब भी मुझे माँ की याद आती है मैं यहाँ आ जाती हूँ। ना जाने क्यों लगता है कि वो यहीं कहीं है, हमसे छुपकर हमें देख रही हैं। उन्होंने मुझे कितनी बार बताया था कि बचपन से ही ये मंदिर उनके दिल के सबसे करीब था। यहाँ आके उन्हें सुकून मिलता था। शायद आज भी वो यही हैं। अर्णव शांत था। वो नियति के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा था। एक्सक्यूज मी नियति। हेलो अर्णव, मेरे बच्चे कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन मुझे अब तुम्हारी फिक्र हो रही है बेटा। मेरी फिक्र? लेकिन क्यों पापा? मेरा बेटा एक काफी बड़ी गलती करने जा रहा है, और अफसोस वो भी एक लड़की के चक्कर में।
तुम कब से बहकने लगे? तुम हमारा प्लान तो नहीं भूल गए हो अर्नव? मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ पापा, कुछ भी नहीं। आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने जो प्लान बनाया है वो जरूर पूरा होगा। मुझे यही सुनना था मेरे बच्चे। वैसे इतनी रात में नियति को मंदिर क्यों लेकर आए हो? ये सुनते ही अर्नव ने मंदिर के चारों तरफ देखा। पापा, क्या आपको कोई आदमी? हाँ अर्नव, हाँ, जरा मंदिर के दाईं तरफ देखो। हमारे 2 आदमी झाड़ियों में छुपकर खड़े हैं। क्या करूं बेटा, तेरा बाप हूं। तू क्या कर रहा है, किसके साथ है, ये जानना जरूरी है। और हाँ, एक और बात, अपने प्लान को कामयाब करने के लिए नियति के नजदीक मत हो जाना, नहीं तो ना प्लान बचेगा, ना तू, और शायद ना ही नियति। समझे? जी पापा, समझ गया। अर्नव, क्या प्लान है तुम्हारा? नियति अर्नव के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। क्या हुआ अर्नव? मेरी आवाज सुनकर घबरा क्यों गए? बोलो भी, पार्टी को लेकर क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान? पार्टी को लेकर? हाँ हाँ, वो समझ ही नहीं आ रहा कि पार्टी वाले दिन क्या पहनूं। एक पल के लिए अर्नव का दिल थम सा गया। उसे लगा कि शायद नियति ने उसकी बातें सुन ली है, लेकिन वो बच गया। अरे इतना मत सोचो अर्नव, डोंट वरी। तुम पार्टी में कल क्या पहनोगे वो हम देख लेंगे। कल तुम्हें मैं अपने साथ शॉपिंग पे लेकर चलूंगी। जरूर नियति। लेकिन अभी के लिए हमें घर चलना चाहिए। ठीक है। जहाँ एक तरफ अर्नव और नियति अपने घर के लिए निकल चुके थे, वहीं दूसरी तरफ रायन फैक्ट्री के अंधेरे में अपने आदमियों के बीच बैठा था। वो बजाज की पार्टी को खून से रंगने की साजिश रच रहा था। सर, हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कल 400 से ज्यादा लोग पार्टी में आएंगे, जिसमें से 100 से ज्यादा लोग बाहर से हैं। क्या बात है, इतने सारे लोग एक जगह पर एक ही पल में मिट्टी में मिल जाएंगे। सोचो, उनकी दर्द भरी चीखें जब हर तरफ गूंजेगी, तब हमें कितना मजा आएगा। बजाज मेंशन में लाशों का ढेर लगेगा और हम उसे देखकर मुस्कुराएंगे। इससे बेहतर मजा और क्या हो सकता है? बोलो, क्या बात है? हमारे सभी प्लान में ग्रहण लगने वाला है रायन। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? रायन, मुझे अभी भी बजाज मेंशन से मेरी खबरी का फोन आया है। उसने कहा है कि हमारी गैंग से किसी एक आदमी ने श्रेष्ठा को कॉल किया है और उसने आज रात श्रेष्ठा को मिलने के लिए बुलाया है। तुम्हें उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो वो हमारी सभी प्लानिंग पर पानी फेर देगा। बजाज को मारने का मौका हम नहीं खो सकते रायन। कौन है वो आदमी जो श्रेष्ठा की मदद कर रहा है? क्या होगा पार्टी में? क्या है अर्नव का प्लान? अर्नव नियति की कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। रायन, धोखा कभी दुश्मन से नहीं आता, उसे देने वाला कोई अपना ही होता है। तुम्हारी गैंग में एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे साथ खड़ा तो है, लेकिन उसकी साजिश तुम्हें घुटने के बल गिराने की है। Find that bastard Ryan and kill him. फोन काटते ही रायन ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। बच ले, जितना बचना है तुझे। आखिर में मौत तुझे मेरी ही गोली देगी। रायन अपनी गैंग के चारों तरफ देखकर खुद से बोल रहा था। उसकी आंखें अपने उस दुश्मन को ढूंढ रही थी जो उसके बीच रहकर भी उसका अपना न था। लेकिन वो आदमी कौन है जिस पे रायन ने भरोसा किया? नियति, नियति उठ जाओ, हम घर आ गए। इट्स एन ऑर्डर। चाहे सिर्फ 6 महीने के लिए ही सही, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरे पति हो और कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम मेरी बात टाल सकते हो। इसलिए मजबूरन ही सही, लेकिन तुम्हें अब अपनी जोरू का गुलाम बन के ही रहना पड़ेगा। ठीक है मालकिन, जैसा आपका आदेश। परफेक्ट। गुड नाइट अर्नव। गुड नाइट नियति। जैसे ही नियति घर के अंदर गई, अर्नव भी सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ चला गया। रायन की हंसी काफी भयानक थी। उधर मौजूद सभी लोग रायन को डरी हुई नजरों से देख रहे थे। हेलो रायन, तुम्हें कैसे पता चला कि दिवाकर ही वो आदमी है जो बजाज परिवार से मिला हुआ है? गिव मी 2 मिनट्स, मैं गाड़ी में बैठकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ।
हाँ, अब बोलो। ये क्या बात हुई रायन? तुम अपनी टीम के सामने भी मुझे जवाब दे सकते थे। जब चारों तरफ से धोखे की उम्मीद हो तब सिर्फ आदमियों पर नहीं, दीवारों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साली दीवारें सिर्फ सुनती नहीं, कभी कभी बोल भी पड़ती है। मैं कुछ समझी नहीं रायन, तुम बोलना क्या चाहते हो? मैंने अभी जिसको सबके सामने आग से जलाया है वो सच में हमें धोखा दे रहा है या नहीं, इसका सच मुझे भी नहीं मालूम। मैंने तो सिर्फ शक के आधार पर उसे मार दिया। क्या? पर क्यों? क्यों मारा तुमने उसे? और तुम्हें दिवाकर पर शक कैसे और क्यों हुआ? डर मेरा हथियार है और मेरी दहशत को बढ़ाने की सबसे बड़ी चाबी भी। और उसी दहशत को बरकरार रखने के लिए आज मैंने अपने सबसे पुराने आदमी दिवाकर को जलाकर राख कर दिया। रायन, सिर्फ डर बढ़ाने के लिए तुम्हारा शक भी दिवाकर की जान ले गया। तो जवाब दो रायन, आखिर दिवाकर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हें उस पर शक हो गया? तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने अपने 5 सबसे भरोसेमंद आदमियों को एक काम दिया और वो था बजाज मेंशन के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करना। 5 ने बिना सवाल किए मेरी बात मानी और वहां के लिए निकल गए। लेकिन जब वो पहुंचे तब बजाज मेंशन के बाहर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आया। मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ? फिर जब वो 5 वापस आए तब उन्हें मालूम हुआ कि जैसे ही वो निकले थे वैसे ही मैंने फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी आदमियों के फोन स्विच ऑफ करवा दिए थे। ये बात जानकर 5 के पसीने निकल गए, पर उनमें सबसे ज्यादा घबराया हुआ था दिवाकर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। फिर आगे क्या हुआ? और फिर जब मैंने दिवाकर का फोन चेक किया तो पता चला कि उसकी कॉल लॉग्स और सारे मैसेजेस डिलीटेड थे। इसके बाद मैंने बाकी 4 के फोन्स भी देखे जिनमें उनके लिए हुए हर एक कॉल्स और मैसेजेस मौजूद थे। ये देखकर मेरे शक की आग भड़क उठी और मैंने दिवाकर को राख में बदल दिया। दिवाकर चिल्लाता रहा, कह रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है और उसकी आखिरी चीखें जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी मुझसे कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसके बाद भी मैंने दिवाकर को मार दिया, क्योंकि दिवाकर से ज्यादा मुझे लोगों की आंखों में अपना डर देखना पसंद है। You are unbelievable, रायन। तुम्हें जब मालूम चल ही गया था कि उन 5 में से कोई एक है, तो तुमने दिवाकर के साथ उन 4 को क्यों नहीं खत्म किया? मुझे हमेशा लोगों की गलतफहमी का फायदा उठाने में मजा आता है, क्योंकि जब तक उन्हें सच समझ आता है तब तक मैं उनका खेल खत्म कर चुका होता हूँ। उन 4 में से जो भी खबरी है उसको अब मैं वही बातें बताऊंगा जो मैं चाहता हूँ कि हमारे दुश्मन के कानों में गूंजे। बजाज मेंशन उनका होगा, लेकिन धमाका हम करेंगे। मैं तुम्हें घर में मिलकर सब बताता हूँ। ओके। नियति, दरवाजा खोलो, सुबह के 11 बज चुके हैं। आज रात पार्टी है और ना मैंने अब तक अपना मेकअप कराया है, ना ही ढंग के कपड़े डिसाइड किए हैं। तुम्हारे पापा देवांश की तबीयत भी अब ठीक है, उन्होंने तो अपने कपड़े भी डिसाइड कर लिए, पर मैंने अब तक कुछ नहीं किया। नियति, क्या तुम जल्दी से दरवाजा खोलोगी? डोंट यू वांट कि तुम्हारी आंटी पूरी पार्टी में सबसे सुंदर दिखे? नियति, ओपन द गॉडडैम डोर। कहाँ थी तुम नियति? इतनी देर तक कब से सोने लगी? बाहर उस ड्राइवर सॉरी अर्नव से पूछा तो उसने बताया कि रात में तुम कहीं गई थी और घर लेट आई थी। कहाँ गई थी? अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि पार्टी के लिए क्या डिसाइड किया है? और इतनी लेट कौन सोकर उठता है? तुम्हें याद है ना कि आज पार्टी है? हाँ आंटी, मुझे सब याद है। अब वैसे आंटी, अर्नव से कब मिली आप? I mean, कितने बजे? अराउंड 10 AM। पर क्यों? I mean, तुम अर्नव के बारे में क्यों पूछ रही हो? श्वेता आंटी, मैं आपके साथ शॉपिंग पर चलूंगी, लेकिन अभी आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे फ्रेश भी होना है, नहाना है। आपसे मैं करेक्ट 1 बजे मिलती हूँ। ठीक है। हेलो। 1 PM शार्प हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, श्वेता आंटी भी साथ चलेंगी। ठीक है। अजीब लड़का है, ना थैंक यू ना कुछ। हाँ ठीक है, ओके।
नियति ने अपना फोन बेड पर रखा और फ्रेश होने के लिए चली गई। अर्नव भाई, कल मेरे सामने दिवाकर को आग की लपटों में डाला है रायन ने। मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी ने सही कहा है, जब सच पहले से ही पता हो तो झूठ सुनने में और भी ज्यादा मजा आता है। कल के हादसे के बाद मुझे लगा कि तुझे रायन मार देगा, लेकिन वो बहुत पुराना चावल है। ऐसे ही नहीं, वो रायन है। तुम्हें उसने इसलिए जिंदा नहीं छोड़ा है कि तुम सब उसके किसी काम के हो। ना 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 ना, अब वो तुम्हें पपेट बनाएगा। पपेट? तुम अभी फोन रखो, मैं तुम्हें मिलकर समझाऊंगा। और हाँ, जो खबर तुम श्रेष्ठा बजाज को देते हो वही मुझे भी मिलनी चाहिए। अगर एक बात भी भूल गए तो तुम्हें मालूम है ना कि मैं कैसे गर्दन घुमाता हूँ लोगों की। सब याद है मुझे, बस तुम मत भूलना कि मेरे बीवी बच्चे हैं। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ उन्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें कुछ होगा। अच्छा सुनो, तुम आज शॉपिंग पर मत जाओ। तुम्हारी श्वेता आंटी ने व्हाट्सएप पर शॉपिंग लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दे दी है और रायन के आदमी वहां जरूर आएंगे। हेलो अर्नव, अर्नव। कोई बात नहीं, आने दो जिससे आना है। मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि जहाँ कोई साथ ना दे वहाँ मैं अकेला खड़ा हो सकता हूँ। श्रेष्ठा, क्या तुम्हें मालूम है कि कल रात को नियति अर्नव के साथ कहाँ गई थी? श्वेता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियति क्या कर रही है। Go to hell with her। और रही बात अर्नव की, उसको तो मैं पार्टी में मजा चखाऊंगी। क्यों श्रेष्ठा, क्या करने वाली हो तुम? आंटी, चले शॉपिंग पर? हाँ नियति, जरूर। श्रेष्ठा जवाब दो, क्या सोचा है तुमने? सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है श्वेता। अभी तुम जाओ, शॉपिंग करो जाकर। जब वापस आओगी तो मैं तुम्हें पार्टी से जुड़ी हर एक बात बताऊंगी। ठीक है, चलें बेटा शॉपिंग पर। जी आंटी। श्रेष्ठा बजाज पार्टी वाले दिन अर्नव के साथ क्या करेगी? शॉपिंग के दौरान क्या होगा? बजाज की ग्रैंड पार्टी में क्या होगा? अर्नव नियति की कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। अरे नियति, आज रात की पार्टी में तुम क्या पहनने का सोच रही हो? कुछ डिसाइड किया? क्या प्लान है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी देवांश के बिजनेस फ्रेंड्स आ रहे हैं। हाँ हाँ, सुना है। आप तो काफी एक्साइटेड लग रही हो श्वेता आंटी, पर इतनी एक्साइटमेंट क्यों? आप तो पहले भी ऐसे पार्टीज अटेंड कर चुकी हो, इसमें ऐसा क्या खास है? नियति, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि आज की पार्टी में कुछ तो खास होने वाला है। और दूसरी बात ये कि पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं कि मैं उनके सामने एकदम सुंदर दिखना चाहती हूँ। वाह श्वेता आंटी, आप तो सीधा कॉम्पिटिटिव मोड में आ गई हो। बिल्कुल सही, हम बजाज किसी से कम है क्या? वैसे नियति, हम सैलो में थ्रेडिंग और फेशियल भी करवा लेंगे, चेहरे पर ग्लो अच्छा आएगा। ठीक है आंटी, ठीक है। और हाँ, शॉपिंग के बाद कॉफी पीते हैं। वो नया कैफे खुला है ना, उसमें भी फोटो खिंचवानी है। इंस्टाग्राम पे डालेंगे, सबको फोमो फील कराएंगे। नियति और श्वेता की बातों को सुनकर अर्नव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ठीक उसी वक्त श्वेता की नजर अर्नव पर पड़ी। वैसे अर्नव, तुमने अपने लिए कोई कपड़ा डिसाइड किया है? क्या पहनोगे तुम? इसने तो कुछ भी नहीं डिसाइड किया होगा, पर मैंने अर्नव के लिए कुछ सोचा है। तुमने सोचा है? वाह नियति, लगता पहुंच गए। इस वक्त अर्नव, नियति और श्वेता दिल्ली के सबसे महंगे और एक्सक्लूसिव खान मार्केट के अंदर पहुंच चुके थे। ये मार्केट सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि लग्जरी और हाई सोसाइटी का सिंबल है। यहाँ अमीर लोग सिर्फ शॉपिंग नहीं, बल्कि अपना स्टेटस भी दिखाने आते हैं। वैसे आज तो यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। जी आंटी, लगता है पूरे शहर को मालूम पड़ गया था कि आज आप शॉपिंग करने आई हो। तुम भी ना नियति, कुछ भी बोलती हो। चलो अब चलते हैं। गाड़ी का दरवाजा बंद करते ही नियति ने अर्नव की तरफ देखा। गाड़ी पार्क करके मेरे पास आ जाना। ठीक है। गाड़ी का दरवाजा बंद करके अर्नव नियति के पास जाने लगा। हेलो। तेरी गाड़ी से कुछ दूर ही मेरा एक आदमी खड़ा है। अर्नव ने जैसे ही अपनी नजर चारों तरफ घुमाई, उसे ब्लैक कोट पैंट पहने एक आदमी नजर आया।
चलो कुछ देर टॉम एंड जेरी खेलते हैं। हे लिसन, अर्नव तेजी से नियति की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही उसकी नजर मार्केट के हर कोने को भी स्कैन कर रही थी। हर चेहरा, हर हरकत, हर मूवमेंट, कुछ भी उसकी नजर से बच नहीं रहा था। ओह फक, रायन के आदमी तो इस पूरी मार्केट में फैले हुए हैं। अर्नव को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि रायन के आदमी मार्केट में जरूर आएंगे, पर उसके लिए जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था वो ये था कि उस मार्केट में आधी से ज्यादा भीड़ सिर्फ रायन के लोगों से भरी थी। इतने ज्यादा कि उनकी गिनती कर पाना भी नामुमकिन था। मैं चाहूँ तो तुझे और नियति को अभी खत्म करवा दूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी का एक असूल है अर्नव, और वो ये है कि अगर सामने वाला दुश्मन ताकतवर हो तो उसे अपनी ताकत दिखाकर अपने ही हाथों से मार डालो। अपने चारों तरफ ध्यान से देख लो अर्नव, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज रात की पार्टी में इससे ज्यादा लोग आएंगे। उन्हें रोक सकते हो तो रोक के दिखा देना। रायन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी ताकत का डर दिखाओगे और मैं डर जाऊंगा? गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी बनाना मुझे काफी अच्छे से आता है। एक और बात रायन, आज की पार्टी में मेरे सामने जो भी आएगा उसका टिकट मैं सीधा नर्क का काटूंगा, और जिस तबाही की धुन में तुम मुझे और बजाज परिवार को नचाना चाहते हो उसी धुन में तुम खुद नाचोगे आज। I like it. काफी इंटरेस्टिंग आदमी हो तुम अर्नव। चारों तरफ मेरे आदमी खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी तेरी अकड़ की आग बुझती नहीं। अच्छा है, दुश्मन जितना ताकतवर होता है उसे खत्म करने में उतना ही मजा आता है। एक दिन तो सबको मरना है रायन, आज तुझे और कल मुझे, तो डर किस बात का? और रही बात मेरी अकड़ की आग की, तो रायन वो आग तभी बुझेगी जब तू राख हो जाएगा। See you soon, अर्नव। मेरा इंतजार करना मत भूलना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा रायन। अचानक अर्नव ने देखा कि मार्केट में मौजूद आधे से ज्यादा लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलने लगे। पलक झपकते ही मार्केट में मौजूद आधे से ज्यादा लोग वहां से जा चुके थे। अर्नव, इतनी देर से वहाँ अकेले मोबाइल में कहाँ लगे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ यहाँ। हाँ आता हूँ। ये सब सिर्फ मुझे ही क्यों देख रहे हैं? अचानक अर्नव को महसूस हुआ कि वहाँ की शॉप्स में बैठे मालिक हैरानी भरी नजरों से सिर्फ उसी को देख रहे थे, जैसे वो उसे पहचानते हो। अरे अर्नव, हमारे पास आने में साल लगाओगे क्या? जल्दी आओ। जैसे ही अर्नव नियति के करीब पहुंचा, नियति ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चलो अर्नव। कहाँ? सवाल नहीं, बस चलो। इसीलिए नियति की बात मानते हुए उसने अपने लिए कपड़े देखने शुरू कर दिए। अर्नव ये देखो, ये अच्छा है। नहीं, मैं ब्लैक बहुत कम पहनता हूँ। अच्छा, तो फिर ये शर्ट देखो, ये कैसी लगी? नहीं, ये ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पसंद आई। तो फिर तुम खुद देख लो, मेरा तो हो गया। ना जाने क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, तुम बैठो, मैं कुछ देखता हूँ अपने लिए। इसके बाद अर्नव अपने लिए कपड़े देखने लगा। अर्नव इधर देखो। क्या हुआ नियति? ये कोट पैंट देखो, दिस विल लुक सो नाइस ऑन यू। हाँ ठीक तो है, लेकिन नियति इसका प्राइस। चुप रहो तुम, जाओ इसे ट्राई करो और बताओ मुझे कैसी है इसकी फिटिंग। नियति 3 लाख का कपड़ा पहनकर मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा मैं एक नॉर्मल सी शर्ट ले लेता हूँ। अर्नव, मुझे तुम्हारा सजेशन नहीं चाहिए, प्लीज अब जाओ और चुपचाप इसे ट्राई करो। तुमसे तो मैं नहीं जीत सकता, यही ट्राई कर लेता हूँ। हाँ परफेक्ट। जहाँ एक तरफ अर्नव कोट पैंट ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जा चुका था, वहीं दूसरी तरफ श्वेता सैलून में बैठकर श्रेष्ठा से उनकी चुगली करने में मगन थी। श्रेष्ठा, ये नियति का सच में दिमाग खराब हो गया है। आई कांट बिलीव कि वो एक ड्राइवर के लिए इतने महंगे कपड़े खरीद रही है। न जाने उसके स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया है। उसे जो करना है करने दो। महंगे कपड़े पहन लेने से किसी की औकात नहीं बढ़ जाती। और वैसे भी श्वेता, जो भी अर्नव पहनेगा, देवांश बजाज उसे पूरी पार्टी के बीच में उतरवा भी देंगे। हैं? पर वो कैसे? घर आओ, तुम्हें आंटी। हमेशा से ऐसी ही रही हैं श्वेता आंटी। ऐसे बिहेव करती हैं जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
सही है। इतने सिर्फ आधे घंटे के अंदर तीनों बजाज मैंशन पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, नहीं नहीं नहीं, विकास, तुषार, दीपक, आंखें खोलो अपनी। नहीं नहीं। क्या हुआ अर्नव? हाँ, मिला ना 440 वोल्ट का झटका? मेरे दोस्तों की लोकेशन के बारे में तो सिर्फ हाँ, तुम्हारे दोस्तों की लोकेशन के बारे में सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे खबरी को पता था। एक मजे की बात बताऊं, तुम्हारा खबरी कौन है वो मुझे मालूम पड़ चुका है। उसकी भी एक आखिरी आवाज सुन ले, वरना बाद में बोलेगा कि माता मनाने का वक्त ही नहीं दिया रायन ने। रायन, रायन, उसे छोड़ दे। अर्नव भाई, मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। नहीं। अफसोस अर्नव, तेरे सभी दोस्त तो मारे गए। बेचारा एक खबरी बचा था, उसे भी मैंने खत्म कर दिया। अब तू क्या करेगा? कैसे बचाएगा बजाज परिवार के लोगों को? आज रात की पार्टी में जो भी होगा, अगर तुम जिंदा रहे तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। होने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाओ अर्नव, क्योंकि द काउंटडाउन टू डिस्ट्रक्शन बिगिंस नाउ। अर्नव अपनी और बजाज परिवार की जान कैसे बचाएगा? बजाज की ग्रैंड पार्टी में क्या होने वाला है? क्या अर्नव अकेला ही रायन के आदमियों का सामना कर पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। अचानक घर के अंदर एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। अर्नव, जो बस कुछ पल पहले अपने दुश्मन रायन से टकराने के लिए तैयार था, अब घर से कुछ कदम दूर जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। गाइस, रायन ने साफ कहा है कि अर्नव को मारना नहीं है, बस उसकी ऐसी हालत करनी है कि वो जिंदा तो रहे पर उसके अंदर की ताकत खत्म हो जाए, जिससे वो आज रात की पार्टी तक भी ना पहुंच पाए। उसकी हिम्मत, उसका जुनून, सब कुछ टूटना चाहिए। ये रायन का हुक्म है और हमें उनके हुक्म को पूरा करना ही होगा। गाड़ी से निकले 4 आदमी अर्नव की तरफ जाने लगे। तू तो हमारी कहानी का हीरो है अर्नव, और हीरो गाड़ी के पीछे नहीं छुपते। सामने आ। ये बोलने के बाद में सिर्फ एक चीज थी, अर्नव का डर। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू जा रायन के पास और उसे बोल कि मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी लाश देखकर उसके अपने लोग भी अपनी नजर फेर लेंगे। मेरे दोस्त की मौत जितनी दर्दनाक थी, उससे 1000 गुना ज्यादा तड़प तड़प के मरेगा रायन। जा और बोल अपने बॉस से कि पार्टी में मैं उसका इंतजार करूंगा। अपनी बात कहकर अर्नव अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। रायन का आदमी उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे से भी अर्नव पर हमला कर सके। हाँ बेटा, बोलो। पापा, आप वजीर को फोन करके बोलो कि मैं 1 घंटे के अंदर उसकी फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ। मुझे आज रात की पार्टी के लिए कुछ खिलौनों की जरूरत है। ठीक है बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, मैं आराम से बात करता हूँ आपसे। आप वजीर को मेरे आने की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ठीक है बेटा। अर्नव ने अपनी गाड़ी एक फैक्ट्री के बाहर रोकी और फैक्ट्री के अंदर जाने लगा। अर्नव, स्वागत है तुम्हारा। बहुत सालों बाद यहाँ आए हो, और वो भी ऐसे वक्त पे जब सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ बदल तो चुका है वजीर। इतने में वजीर अर्नव के पास आकर खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे राघवन के बारे में जब खबर मिली तो मैं काफी चौंक गया था। आई एम सॉरी अर्नव, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। अच्छा बताओ अर्नव,
क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आज रात दिवाली मनानी है, उसके लिए क्या क्या है तुम्हारे पास? ये सुनकर वजीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके बाद वो अर्नव को अपने एम्यूनिशन ऑफिस लेकर गया, एक ऐसी जगह जहां पर दुनिया की सबसे एडवांस्ड और खतरनाक बंदूकें और वेपन्स थे। हमारी फैक्ट्री में एक नई बंदूक आई है जिसे मैंने स्पेशली जापान से मंगवाया है। क्या तुम देखना चाहोगे? जरूर। इस बंदूक का नाम है कुरोगाने K77। मजबूत ग्रिप और काफी आसानी से दुश्मन के सीने को चीर सकती है ये। इसको रिलोड करने में तुमको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और बताओ अर्नव, इसके अलावा और क्या दिखाऊं? मुझे 2 बड़ी मशीन गन्स चाहिए, कुछ ऐसी जिन्हें चलाते ही पूरे शहर में शोर मच जाए। इंटरेस्टिंग। इन्हें देखो अर्नव, ये हैं ब्लिट्ज फास्ट M9 और X12। इन दोनों की खासियत क्या है? ये दोनों हाई कैलिबर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं जो 2000 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से गोलियां बरसा सकती हैं। इन दोनों में एडवांस रिकॉइल डैम्पनिंग सिस्टम है जो एक्सट्रीम फायर पावर को भी कंट्रोल में रखता है। दोनों की कार्बन पॉलीमर बॉडी है और इनके बैरल पर इंफ्रारेड हीट सेंसर्स लगे हैं ओवरहीटिंग से बचाने के लिए। और जब ये दोनों चलती हैं तो चारों तरफ सिर्फ मौत की चीखें गूंजती हैं। जहां एक तरफ अर्नव वजीर के साथ बंदूकों की दुनिया में खो चुका था, वहीं इन सब बातों से अनजान बजाज मैंशन के अंदर श्वेता, श्रेष्ठा और देवांश बजाज एक साथ बैठकर अर्नव की बात कर रहे थे। वाह, क्या प्लान बनाया है आप दोनों ने, मजा आ गया सुनकर। आज की पार्टी में अर्नव नाम की हवा हमारे तूफान के आगे घुटने जरूर टेकेगी। क्या बात है। वैसे श्रेष्ठा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अर्नव के लिए इससे अच्छी यूनिफॉर्म ले आती। इस वक्त श्वेता की आंखों के सामने एक बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म थी। जब तुम दोनों सबके बीच उसे अपने घर का बॉडीगार्ड बताओगे तो उसके होश उड़ जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह भागता फिरेगा। वैसे मुझे नियति के लिए सच में बुरा लग रहा है, ना जाने वो ये सब देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। श्वेता, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। मैं अपनी बेटी से प्यार जरूर करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। अर्नव ने जरूर मेरी जान बचाई है, लेकिन ये करके वो हमारे खानदान का दामाद नहीं, सिर्फ बॉडीगार्ड बनेगा। श्रेष्ठा मैम, मीडिया से कुछ लोग आए हैं। उन्हें बाहर वेटिंग एरिया में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। तुमने मीडिया को भी इनवाइट किया है क्या पार्टी में? जी बजाज साहब, मैं नहीं चाहती कि मीडिया वाले इस बार हमारी पार्टी को सिर्फ बाहर से कवर करें। I want every media person inside the party hall. मुझे हमारी पार्टी का हर एक मोमेंट दुनिया को दिखाना है। अपनी बात कहकर श्रेष्ठा कमरे के बाहर निकल गई। हाँ बोलो नियति। अर्नव, पार्टी शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। तुम कहाँ हो? तैयार नहीं होना क्या तुम्हें? मैं आधे घंटे के अंदर घर पहुंच जाऊंगा। हाँ जल्दी आओ। रायन सर, वो अर्नव वो काफी खतरनाक है। उसने कहा था मुझे कि... क्या कहा था उसने? बोलो, चुप क्यों हो गए? वो बोल रहा था कि उसके दोस्तों की मौत जितनी दर्दनाक हुई है, उससे 1000 गुना ज्यादा तड़पा तड़पा के मारेगा आपको। अच्छा, एक बात बता। यस सर। जब वो जिंदा तुम्हारे सामने से निकल रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? सर मैं पलक झपकते ही रायन ने अपने आदमी को मौत के घाट उतार दिया और फिर अपने सभी आदमियों की तरफ देखने लगा। यही होगा अर्नव का अंजाम। क्या तुम सबको डर लग रहा है? नो सर। जिनकी वजह से हमारे आदमियों की मौत हुई, क्या तुम सब उनका बदला लेने के लिए मरने और मारने को तैयार हो? यस सर। मैं तुम सबको एक वादा करता हूँ कि आज रात
अर्नव और पूरे बजाज परिवार के लोगों की लाश यहीं हमारे फैक्ट्री की जमीन पर पड़ी होगी। आज हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि ब्लड फैब्रिक गैंग से टकराने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। मौत भी ऐसी जिसके बारे में सोचकर लोगों की रूह कांप उठेगी। अर्नव बजाज मैंशन के 8 कभी कभी हम जल्दबाजी करके सब कुछ बिगाड़ देते हैं। माना कि इंतजार करना आसान नहीं होता अर्नव, लेकिन अब तुम्हें मेरे जवाब का इंतजार करना होगा। सी यू सून अर्नव। नेत्रा लिसन। नेत्रा की कॉल ने अर्नव को बेचैन कर दिया था। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो गहरी सोच में डूब चुका है। नहीं, नेत्रा का पार्टी में आना मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर देगा। नो नेवर, मुझे कुछ करना ही होगा। वजीर, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। या टेल मी, क्या करना है मुझे? गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं प्राइम 24 एक्सक्लूसिव। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ बजाज मैंशन के बाहर, जहाँ हो रही है साल की सबसे बड़ी पार्टी। And trust me when I say this, you do not want to miss a single moment of what will happen here tonight. बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, ग्लोबल बिजनेस टाइकून्स और स्पोर्ट्स लेजेंड्स, ये सभी एक छत के नीचे मौजूद हैं। And let me tell you something, this isn't just a party, it is a cultural phenomenon. It's where deals are made, where trends are set and where legends are born. और आज की रात काफी लंबी और शानदार होने वाली है। वाओ, जस्ट वाओ, ये पार्टी कमाल की होने वाली है। रात लंबी है और आज तो यहाँ कई हीरो भी आए हैं। अब बस पार्टी की कहानी लिखनी बाकी है। एक ऐसी कहानी जिसमें अर्नव को सिर्फ धोखा मिलेगा। He will be humiliated and will be defeated by us tonight. जहां एक तरफ श्रेष्ठा अर्नव की मुश्किलें बढ़ाने की साजिश रच चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ नियति अपने कमरे में बैठी थी, हाथों में अपनी माँ की फोटोग्राफ पकड़कर। I love you मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपके बिना हर खुशी अधूरी लगती है। नियति, तुम अब तक तैयार नहीं हुई। वाओ नियति, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ये ड्रेस, ओह माय गॉड, ये तो वो डिजाइनर गाउन है ना जो तुमने मुझे मिलान फैशन इवेंट में दिखाया था। ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंट और फ्रेंच लेस का कॉम्बिनेशन है ना? ये वाइन कलर तुम्हारे स्किन टोन को और भी ग्लो दे रहा है। और ये मरमेड कट, ओह माय गॉड, तुम्हारी फिगर को एकदम हाईलाइट कर रहा है। नियति माय डार्लिंग, यू विल शाइन टुनाइट। थैंक यू आंटी। ठीक उसी वक्त श्वेता की नजर फोटोग्राफ पर पड़ी। तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है? हाँ। नियति ने जैसे ही श्वेता को अपने गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब नियति, रोना बंद करो। आज काफी बड़ा और खुशी का दिन है। खुशी के दिन नहीं रोते नियति। काम योरसेल्फ। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, इस वक्त अर्नव कहाँ है? 1 मिनट आंटी, अभी बताती हूँ। हाँ बोलो नियति, क्या बात है? अभी तुम कहाँ पर हो? अभी मैं वॉशरूम के अंदर हूँ, बाद में बात करता हूँ। अच्छा, पार्टी में कब तक आओगे? आधे घंटे के अंदर। नियति का फोन काटते ही अर्नव ने अपने घावों पर पट्टी करनी शुरू कर दी। इस वक्त अर्नव एक सुनसान पब्लिक टॉयलेट के अंदर था। ऐसे क्या कर्म किए थे तूने अर्नव कि दुनिया तुझे दर्द में भी शांति से नहीं रहने देती। हेलो, शुरू हो चुकी होगी, हमें अब जल्दी करना होगा। क्या हुआ? आज पार्टी के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि आज सबके सामने अर्नव की बेइज्जती होगी। मुझे उसकी बेइज्जती अपनी आंखों से देखनी है। जब सबके सामने उसे बॉडीगार्ड बुलाया जाएगा, तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। सही है। अपनी बात कहते ही आरुष ने जल्दी से अपनी ड्रिंक खत्म की और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा। थोड़ा धीरे चलो आरुष, मुझे डर लग रहा है।
डर किस बात का? आरुष, उस तरफ देखो। आरुष की गाड़ी उलट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। होश और बेहोशी के बीच जूझते हुए उसने अपनी धुंधली नजर से देखा कि उसकी गाड़ी के पास 4-5 गाड़ियां रुक रही हैं। रायन अपने आदमियों के साथ हाथों में गन्स थामे आरुष की तरफ बढ़ रहा था। क्या यार? बॉयज, आरुष को अपनी गाड़ी में डालो और हाँ, ध्यान रखना उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रायन और उसके सभी आदमी बजाज की पार्टी में हंगामा करने के लिए निकल गए। नियति यहाँ क्यों खड़ी है? अर्णव ने जब अपनी गाड़ी बजाज मैंशन की पार्किंग में रोकी तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही नियति खड़ी थी। तुम कहाँ थे अर्णव? नियति ने जब अर्णव को डार्क ग्रे कोट पैंट में देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अर्णव काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था और उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी बड़े बिजनेस फैमिली का वारिस है। तुम अच्छे लग रहे हो अर्णव। थैंक यू। हम अंदर चलें? हाँ। श्रेष्ठा, वो देखो, अर्णव और नियति आ गए। परफेक्ट। एक पल के लिए पार्टी में मौजूद सभी लोगों की निगाहें सिर्फ अर्णव और नियति पर ही टिकी हुई थी। ठीक उसी वक्त श्रेष्ठा देवांश बजाज के पास जाकर खड़ी हो गई। The right time has finally come. Everything we've planned, everything we have worked for, it all leads to this moment. अर्णव को उसकी औकात बताने का वक्त आ चुका है बजाज साहब। श्रेष्ठा की बात सुनते ही देवांश बजाज सीधा पार्टी एरिया के स्टेज पर जाकर खड़े हो गए। पलक झपकते ही पार्टी में आए सभी मेहमानों की नजर स्टेज की तरफ मुड़ गई। सभी लोग मुस्कुराते चेहरों के साथ बेसब्र होकर देवांश के बोलने का इंतजार करने लगे। Good evening, ladies and gentlemen, family, friends, and esteemed guests. I warmly welcome you all to the Bajaj family's grand party. तो चलिए आज की रात को यादगार बनाते हैं। Let's raise a toast to love, to family, and to the memories we'll create tonight. Cheers! जब सबके सामने देवांश बजाज अर्णव को बॉडीगार्ड बुलाएगा तब क्या होगा? क्या अर्णव अकेला रायन के आदमियों से जीत पाएगा? और कैसे होगी अर्णव रायन की टक्कर? अर्णव ने नेत्रा के साथ क्या किया? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। दुनिया के खेल में कमजोरी एक ऐसी निशानी है जो सिर्फ एक चीज की गारंटी देती है और वो है मौत। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ दिन पहले मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। एक ऐसी मुसीबत जिसने मेरे परिवार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं और मेरा पूरा परिवार कमजोर पड़ चुका था, लेकिन मैं बच गया और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक इंसान की वजह से, जिसका नाम है अर्णव। ठीक उसी वक्त पार्टी में मौजूद हर एक शख्स की निगाहें अर्णव की तरफ घूम चुकी थी। अर्णव, मैं चाहता हूं कि तुम इस स्टेज पर मेरे साथ खड़े हो। तो आओ अर्णव, ये स्टेज अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या हुआ अर्णव, रुके क्यों हो? दावत पर बुलाकर अपमान करने की कला तुम्हारे पापा में काफी अच्छी है। वो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जिससे वो मुझे अंदर से तोड़ सके। What the hell अर्णव, तुम ये कैसे बोल सकते हो? नियति, तुम्हारे पापा की जुबान चाहे जितना भी मेरे लिए प्यार भरे शब्द निकाल ले, पर उनकी आंखें मुझे कुछ और ही बता रही हैं। अर्णव, तुम हद से ज्यादा सोच रहे हो। बस करो प्लीज। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए जाओ। अगर तुम नहीं गए तो सबके सामने मेरे पापा की बेइज्जती हो जाएगी और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त अर्णव के पास स्टेज पर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था।
वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। जहां एक तरफ अर्नव स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बजाज मैंशन के बाहर रायन और उसके आदमियों की गाड़ियां एक साथ आकर रुक गई। सर, हम बजाज मैंशन के बाहर पहुंच गए हैं। अब आगे क्या करना है? पहले मुझे एक सिगरेट दो। हाँ, अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? सर, आगे क्या करना है? शिकार तभी सफल होता है जब शिकारी सब्र रखता है, और मैं सब्र का बादशाह हूँ। अभी वक्त है भीड़ का हिस्सा बनने का, इसलिए अपने सभी आदमियों से कह दो कि अच्छे इंसानों की तरह एक एक करके पार्टी के अंदर जाएं और वहाँ के मेहमानों के साथ घुल मिल जाएं, और जब सही समय आएगा हम हमला कर देंगे। और सर, ये आरुष का क्या करना है? वो तो काफी खास तोहफा है, अभी उसे संभाल कर रखो। ओके सर। इसके बाद रायन के सभी आदमी एक साथ पार्टी के अंदर चले गए। अर्नव और देवांश बजाज एक साथ स्टेज पर खड़े थे। अर्नव, तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, और सही काम बिना किसी उम्मीद के किए जाते हैं। सही काम बिना उम्मीद के करना काफी मुश्किल होता है अर्नव। अर्नव, तुमने जो किया है उसने हमारे पूरे परिवार के दिलों में भरोसा और हिम्मत जगाई है कि अगर तुम साथ रहोगे तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। और क्या है वो अनाउंसमेंट? आज से तुम सिर्फ हमारे लिए एक ड्राइवर नहीं रहे, बल्कि आज से तुम हमारे परिवार के हेड ऑफ बॉडीगार्ड्स हो। व्हाट? बॉडीगार्ड? आंटी, मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? नो, ये सही नहीं है। नियति तुरंत स्टेज की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी श्रेष्ठा बजाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ नियति, कहाँ जा रही हो? सबके बीच में तमाशा मत क्रिएट करो। तमाशा मैं नहीं, आप लोग कर रहे हो। नियति, एक ड्राइवर के चक्कर में ये मत भूलो कि तुम नियति बजाज हो। तुम्हारे नाम के पीछे बजाज लगता है और उस नाम की एक इज्जत है। कम से कम उसी की शर्म कर लो। श्वेता आंटी, आपको क्या ये लगता है कि मैं अपने ज़मीर को अपने नाम के पीछे छुपा बैठूंगी? आप गलत हो श्वेता आंटी। जिस इंसान ने हमारे परिवार को टूटने से बचाया, आज सबके सामने आप लोग उसे नीचे गिरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सबको चौंकाते हुए श्रेष्ठा बजाज ने नियति को जोरदार थप्पड़ मार दिया। जो सबके सामने अपने परिवार की इज्जत नहीं कर सकती, वो वजूद मेरी नजरों में एक ऐसा काला धब्बा है जिसके दाग को कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। पलक झपकते ही पार्टी का माहौल काफी सीरियस हो चुका था। उधर मौजूद लोगों में कई ऐसे भी थे जिन्हें ये तमाशा देखकर खुशी मिल रही थी, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। इतनी बड़ी पार्टी में ऐसा हंगामा होना ये कोई आम बात नहीं थी। तुझे क्या लगा था अर्नव, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? गलत फहमी थी तुम्हारी। मैं उन लोगों में से नहीं जो पीछे हट जाएं। मैं वो हूं जो सही वक्त पर सही वार करता है, और जो तुमने किया है उसका हिसाब चुकाने के लिए इससे बेहतर वक्त और क्या हो सकता है। श्रेष्ठा, वो देखो। वो तो आरुष है ना? पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आ रहा था, और उसमें एक आदमी की लाश लटक रही थी, और वो लाश थी आरुष की। खुद को बचाओ देवांश साहब! जैसे ही आरुष की डेड बॉडी स्टेज पर आकर गिरी, वहाँ के लोग एकदम सन्न रह गए। रायन! ओह फक! रायन! रायन अपने आदमियों के साथ पार्टी के अंदर एंटर हो चुका था। बिजनेस वर्ल्ड के सभी नामचीन चेहरे रायन से वाकिफ थे, और उन्हें देखकर साफ मालूम होता था कि वो रायन से डरते भी हैं। पार्टी में एकदम सन्नाटा छा चुका था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी में आप सबको देखकर अच्छा लगा।
उम्मीद है आने वाले कुछ घंटे आपकी जिंदगी के हसीन लम्हे होंगे। ठीक उसी वक्त अर्नव ने रायन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रायन के आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। Stop right there. Freeze. One wrong move and this ends badly for you. Freeze now. इतने एक्साइटेड मत हो अर्नव, मैं तो अभी अभी आया हूँ। मरने और मारने की इतनी जल्दी क्या है? रायन धीरे धीरे श्रेष्ठा की तरफ बढ़ने लगा। श्रेष्ठा, तुमने सोचा कि तुम मेरे खिलाफ प्लान बनाकर मुझे मरवा दोगी, लेकिन अफसोस, तुमने अपने ही पैरों पर मौत की कुल्हाड़ी मार ली। मेरे खिलाफ जो तुमने प्लान्स बनाए थे वो आज तुम्हारी ही मौत का कारण बन जाएंगे। श्रेष्ठा बजाज, तुम्हारा मुझसे जीतने का सपना आज रात चूर चूर हो जाएगा। हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली श्रेष्ठा रायन के सामने बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ श्रेष्ठा, चुप क्यों हो? क्या तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? रायन प्लीज। प्लीज? तुमने मुझे क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। एक और बार बोलना। प्लीज रायन, मुझे माफ कर दो। माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। श्रेष्ठा, तुमने जो किया था वो कोई गलती नहीं, वो एक गुनाह था, और गुनाहों की सजा सिर्फ मौत होती है। प्लीज रायन, हम दोनों बैठकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। प्लीज सबके सामने ये सब मत करो। श्रेष्ठा! सबको चौंकाते हुए रायन ने श्रेष्ठा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ उनके लिए था जिनको तुमने अपने फायदे के लिए मौत के घाट उतार दिया। उन 4 प्रोडक्शन हेड्स में से एक मेरा भाई था, श्रेष्ठा बजाज, मेरा भाई जो तुम्हारी साजिश की वजह से मारा गया, और आज मैं उसके खून का हिसाब चुकाने आया हूँ। तुमने उसकी जिंदगी ली, आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दूंगा। रायन के इस खुलासे ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। ठीक उसी वक्त उसकी नजर नियति पर पड़ी और वो एक हल्की लेकिन बेचैनी बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब तेरा क्या होगा नियति? अचानक पार्टी एरिया की लाइट बंद हो गई। ठीक उसी वक्त रायन को अपने कुछ आदमियों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी और जैसे ही लाइट वापस आई उसके होश उड़ गए। नियति और अर्नव कहाँ हैं? पलक झपकते ही नियति और अर्नव पार्टी से गायब हो चुके थे, लेकिन आखिर वो गए कहाँ? आगे पार्टी में क्या होगा? क्या अर्नव रायन के आदमियों को धूल चटा पाएगा? और जब अर्नव और रायन आमने सामने आएंगे तब क्या होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं प्राइम 24 एक्सक्लूसिव। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ बजाज मैंशन के बाहर, जहाँ कुछ देर पहले खुशियों का शोर था, वहाँ अब दर्द की गहरी खामोशी छा चुकी है। मुझे ये बताने में आप सबको बड़ी तकलीफ हो रही है कि बॉलीवुड के चमकते सितारे, ग्लोबल बिजनेस टाइकून्स और स्पोर्ट्स वर्ल्ड के नामचीन प्लेयर्स, ये सब एक ही छत के नीचे अब बंदी बनाए जा चुके हैं, और उन्हें बंदी बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि रायन है। रायन ने अपने आदमियों की मदद से पार्टी में मौजूद हर शख्स को बजाज मैंशन के बेसमेंट में कैद कर लिया था। बेचैन सांसें, थरथराते हाथ और डरी हुई आंखों का मंजर देखकर भी रायन खुश नहीं था, क्योंकि अर्नव और नियति उसके जाल से बच निकले थे। आई एम रियली सॉरी सर, पर अब तक हमारे किसी भी आदमी को नहीं पता चला कि नियति और अर्नव एग्जैक्टली कहाँ छुपे हैं। कितनी बार समझाया है मैंने तुझे, अगर अच्छी खबर नहीं ला सकता तो बुरी भी मत लाया कर। आई एम सॉरी सर। तेरा सॉरी मुझे नियति और अर्नव तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए जाओ और दोबारा उन्हें ढूंढ, उन्हें मेरे सामने ला, नहीं तो मैं तुझे इस दुनिया से गायब कर दूंगा, समझा? यस सर, मैं समझ गया। ये तुम सही नहीं कर रहे हो रायन, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, पार्टी में आए हमारे मेहमानों से नहीं। इन सब में इनका क्या कसूर? तुम इन्हें कैद करके क्या साबित करना चाहते हो? प्लीज रायन, आई एम बेगिंग यू, सबको छोड़ दो। देवांश, मुझसे रहम की उम्मीद मत करो, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों और मेहमानों को जिंदा छोड़ने में मुझे रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है।
मैं सबको मारूंगा और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। श्रेष्ठा प्लीज मुझे बचा लो। मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज कुछ तो करो, मुझे बचाओ। खुद को संभालो श्वेता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ श्वेता, प्लीज शांत हो जाओ। आई हेट टीयर्स श्वेता, आई हेट टीयर्स। ऐसे रोकर मुझे और ज्यादा दर्द देने पर मजबूर मत करो, प्लीज श्वेता शांत हो जाओ। ये सुनकर श्वेता एकदम से शांत हो गई। रायन की धमकी उसकी आवाज को दबा चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे बेसमेंट में दोबारा सन्नाटा फैल गया। खामोशी कितनी खूबसूरत होती है। सही कहा है किसी ने कि जब डर इंसान के दिल में घुस जाता है तो उसकी आवाज भी उससे दूर हो जाती है, जैसे तुम सबकी हो गई। हेलो, हाँ बोलो। सर, हमारे आदमियों ने स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनी है। हमें लगता है कि नियति और अर्नव वहीं छुपे हैं। तो जाओ और उन्हें पकड़ो। और हाँ, एक बात याद रखना, आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम अलाइव। मुझे जिंदा चाहिए वो दोनों, क्योंकि उन्हें मारने से पहले मैं उनकी आंखों में खुद को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। फोन काटते ही रायन देवांश बजाज के करीब जाने लगा। जो छुपकर बैठे थे देवांश, अब उनका भी पता चल गया है, और जब वो दोनों मेरी गिरफ्त में आएंगे तब उसका अंजाम तुम सबके लिए मौत होगी, और मेरे बदले का अंत भी। टिक टिक टिक, तुम सबकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अर्नव, नियति और वजीर एक साथ स्टोर रूम के अंदर छुपे बैठे थे, लेकिन वजीर वहां आया कैसे? असल में ये सब अर्नव का प्लान था। दरअसल अर्नव के कहने पर वजीर पहले से ही पार्टी में मौजूद था, और वहां अंधेरा होते ही नियति को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी भी वजीर ने ही उठाई थी। अर्नव, मुझे लगता है कि उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। मुझे लोगों के आने की आवाजें भी सुनाई दे रही। सुकून भरे लम्हों का वक्त खत्म हुआ वजीर, अब वक्त है तोड़ फोड़ करने का। वजीर, मेरे गन्स की बैग कहाँ है, और क्या अब तुम लोग यहाँ से भागने के लिए तैयार हो? हाँ। गन्स, बैग्स, यहाँ से भागना? अर्नव, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारा प्लान क्या है? नियति, तुम वजीर के साथ रहना। जैसे ही मैं रायन के आदमियों से लड़ना शुरू करूंगा, वैसे ही वजीर तुम्हें मेरी बताई जगह ले जाएगा, जो तुम्हारे लिए एकदम सेफ है। अर्नव, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरे सवाल को ऐसे इग्नोर मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझे? तुम मुझे यहाँ से जाने को कैसे बोल सकते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। नियति, ये जिद करने का वक्त नहीं है। इस मौत के खेल में मैं तुम्हें नहीं घसीट सकता। तुम्हें वजीर के साथ जाना ही होगा। अर्नव, तुम मुझे समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बिना यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। ये कहते ही नियति की आंखों से आंसू बहने लगे। नियति, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, ये वक्त है दिमाग से सोचने का। तुम मेरे साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, इसीलिए वजीर के साथ जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्नव, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। और अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। तुम जानते हो मैं ये कर भी सकती हूँ। अर्नव, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तुझे बैकअप की जरूरत पड़ेगी। वजीर, मैं अकेला ही काफी हूँ, और रही बात उनकी तादाद की, तो वो सिर्फ एक नंबर है। उनकी गिनती से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे ये करना ही होगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्नव, तुम चाहे जो भी कह लो, तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। नियति, प्लीज मेरी बात मानो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नो अर्नव, नो, आई एम नॉट लीविंग यू। नियति की जिद देखकर अर्नव को समझ आ गया था इस वक्त वो नियति से नहीं जीत सकता। नियति, तुम मुझसे जीत गई, ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन एक शर्त है,
और वो ये कि तुम मेरी हर बात मानोगी। मैं जो बोलूंगा तुम वही करोगी, वरना मैं तुम्हें वजीर के साथ भेज दूंगा, समझी? हाँ समझी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मुझे अपने साथ रखना। वजीर, अब मैं आगे जाऊंगा और तुम नियति को कवर दोगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें पता है क्या करना है। हाँ। अर्नव और वजीर ने बैग से बंदूक उठाई, मैगजीन सेट की और बिना वक्त गवाए उसे रीलोड कर दिया। रायन के आदमी आ गए। नियति, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। स्टोर रूम का दरवाजा जोर से टूटा और हाथों में हथियार लिए रायन के गुंडे अंदर घुस चुके थे। वो रहे तीनों, पकड़ो उन्हें। वजीर, नाउ! Eat this, you bastards! नीचे झुको नियति। खुद को संभालो नियति। अर्नव, वो देखो। अर्नव पर दो आदमियों ने चाकू से अचानक हमला कर दिया। अर्नव, सामने से। नियति, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अभी तो तुझे दर्द मिलना शुरू हुआ है मेरे दोस्त। अर्नव, लेफ्ट साइड। अर्नव लेफ्ट साइड से आते दो आदमियों को मारकर जल्दी से अपनी बंदूक रीलोड करता है और फिर नियति का हाथ पकड़कर स्टोर रूम से बाहर जाने लगा। वजीर भी उनके साथ चल रहा था, नियति को बचाते हुए। अर्नव और वजीर रायन के आदमियों को मौत के घाट उतार रहे थे। ये लो! अर्नव, सामने से। छोड़ो मुझे। एक आदमी ने नियति का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पल भर में ही अर्नव ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खत्म। नियति, तुम ठीक हो? हाँ अर्नव। अर्नव, अब इन पांचों का क्या करना है? पूरे स्टोर रूम में अब सिर्फ रायन के 5 आदमी बचे थे। बाकी या तो मर चुके थे या दर्द से कराह रहे थे। अर्नव धीरे धीरे उन 5 आदमियों की तरफ बढ़ने लगा। फिक्र मत करो, मैं तुम 5 को नहीं मारूंगा। अर्नव 5 आदमियों के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। रायन को कॉल करो। क्या? मैंने कहा रायन को कॉल करो। हाँ, ओके। हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तेरे सभी आदमी मारे जा चुके हैं। कौन? अर्नव? हाँ, अर्नव। अरे चूहे की तरह कहाँ बिल में छुपा बैठा है रे तू? सामने आकर बात करना। आऊंगा रायन, जरूर आऊंगा, लेकिन अकेले नहीं, साथ में तेरे सभी आदमियों की मौत भी लेकर आऊंगा। तैयार हो जाओ रायन, राघवन का बदला लेने और तेरा अंत करने के लिए मैं आ रहा हूँ। तुझसे मिलने में मजा आएगा अर्नव। कम सून, आई एम वेटिंग फॉर यू। अर्नव रायन तक कैसे पहुंचेगा? क्या होगा जब अर्नव और रायन आमने सामने होंगे? इस कहानी में आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। अर्नव, तुमने रायन को कॉल करके उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। कहीं वो बेसमेंट में मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाना ना शुरू कर दे। मेरे पापा। काम डाउन नियति, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि वो कुछ भी नहीं करेगा? नियति, रायन बेवकूफ नहीं है, वो हर चाल सोच समझकर चलाने वालों में से है। वो तभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जब उसमें उसका कोई फायदा हो। वो तो बस डर फैलाना चाहता है, और डर फैलाने वाले लोग अक्सर फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचते। नियति, रायन को सबसे बड़ा फायदा तुमसे है। उसका मकसद तुम्हें पाना है और मुझे दर्द देना है, और वो जानता है कि अगर वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका असली टारगेट यानी तुम उससे दूर हो जाओगी। लेकिन अर्नव। नियति, सोचना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा सोचने से सिर्फ डर और शक पैदा होता है। इसीलिए प्लीज नियति, जस्ट काम योरसेल्फ। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है अर्नव? कैसे तुम इतने श्योर हो कि जो तुमने सोचा है वही होगा? क्योंकि मैं ज्यादा नहीं सोचता नियति। ठीक है अर्नव, आई ट्रस्ट यू ऑन दिस। इसके बाद ना अर्नव ने कुछ कहा और ना ही नियति ने। तभी वजीर उनके बीच आकर खड़ा हो गया। अर्नव,
आगे क्या करना है? अभी तो रायन के सिर्फ कुछ ही आदमी मारे गए हैं। हम उसकी पूरी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? बिना शोर मचाए लड़ेंगे हम। रायन जैसे आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ईगो होती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा, और तब वो और उसके आदमी खुद हमारे पीछे आएंगे, और जब वो आएंगे हम तैयार रहेंगे। अर्नव, कहीं हमारी चाल हम पर ही भारी ना पड़ जाए। अगर उसने भी हमारे साथ यही वेटिंग गेम खेलना शुरू कर दिया तो क्या करोगे? अगर उसने भी यही किया तो मैं और वजीर अलग अलग जगह से एक साथ उसके आदमियों पर हमला करेंगे। स्टोर रूम में जो हमारे आदमी गए थे उनमें से आधे से ज्यादा मार दिए गए हैं। जो बचे हैं उनका जिंदा रहना और मरना एक ही बराबर है। मुझे ये भी पता चला है कि अर्नव अकेला नहीं है, उसके साथ एक और आदमी भी है, और अब पता नहीं वो फिर से कहाँ गायब हो गए हैं। ये तो होना ही था। अर्नव बेवकूफ नहीं है, वो अपनी चाल चल चुका है, लेकिन अब हमारी बारी है। मैं कुछ समझा नहीं सर। जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, दिमाग से जीती जाती है। स्टोर रूम के आदमियों को मारने के बाद बेचारे अर्नव को ऐसा जरूर लगेगा कि वो मुझसे एक कदम आगे है, लेकिन अफसोस उसे ये नहीं पता कि वो सीधा मेरे बनाए हुए जाल में फंसने वाला है। वो कैसे सर? उसे अब हमारे अटैक का इंतजार रहेगा, लेकिन मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस पे अटैक नहीं करूंगा। और फिर जब अर्नव को लगेगा कि हम अटैक नहीं कर रहे, नजर नहीं आ रहे थे। देखते देखते कब सुबह के 4 बज गए उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। वेटिंग गेम खत्म वजीर, अब लड़ने का वक्त आ गया है। वजीर, तुम चुपके से बेसमेंट की तरफ निकल जाओ और हॉस्टेजेस को बाहर निकालो। तब तक रायन के आदमियों को नरक पहुंचाने का काम मैं करता हूँ। नियति, तुम मेरे साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्नव। गुड लक अर्नव, बस मर मत जाना। नहीं, मरने का मेरा कोई प्लान नहीं है। अपनी बात कहकर वजीर वहां से तेज कदमों से चला गया। तभी अर्नव की नजर सामने रखे बड़े से बैग पर पड़ी। अर्नव ने जैसे ही बैग ओपन किया, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उस बैग के अंदर वजीर की फैक्ट्री से खरीदी हुई 2 मशीन गन्स थी। जिस वक्त अर्नव उन मशीन गन्स पर अपने हाथ फेर रहा था, उस वक्त उसके दिमाग में वजीर की बोली हुई बातें गूंज रही थी। अर्नव, इस मशीन गन का नाम है कुरोगाने K77 और इसका ब्लिट्जफास्ट M9। ये दोनों हाई कैलिबर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं जो 2000 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से गोलियां बरसा सकती हैं। इन दोनों में एडवांस्ड रिकॉइल डैम्पनिंग सिस्टम है जो एक्सट्रीम फायर पावर को भी कंट्रोल में रखता है। दोनों की कार्बन पॉलीमर बॉडी है और इनके बैरल पर इंफ्रारेड हीट सेंसर्स लगे हैं ओवरहीटिंग से बचाने के लिए। और जब ये दोनों चलती हैं तो चारों तरफ सिर्फ मौत की चीखें गूंजती हैं। What the fuck? जब नियति की नजर दोनों मशीन गन्स पे पड़ी तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। अर्नव, क्या तुम? हाँ नियति, तुम जो सोच रही हो मैं वही करने वाला हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अर्नव ने बैग अपने शोल्डर्स पर लटकाया, एक मशीन गन हाथ में उठाई और दूसरे हाथ से नियति का हाथ थाम लिया। फिर वो रायन के आदमियों को मारने के लिए निकल पड़ा। अर्नव, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें बहुत लोग देख रहे हैं। तुम सही कह रही हो नियति, वो यहीं आसपास है, बस छुप कर बैठे हैं। वो यही है, खत्म कर दो उन्हें। अर्नव ने बिना वक्त गवाए अपनी मशीन गन उठाई और रायन के गुंडों पर गोलियों की बरसात कर दी। अर्नव और नियति धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अर्नव, तुम अकेले इन सब से कैसे लड़ोगे? काम डाउन नियति, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नियति और अर्नव के सामने सामने 20 से ज्यादा पहलवान खड़े थे। उनके हाथों में बंदूक नहीं बल्कि डंबेल और लोहे की चेन्स थी। बंदूक से तो भगोड़े भी शिकार कर लिया करते हैं, क्योंकि उसके चलाने के लिए सिर्फ उंगली चाहिए, लेकिन हमसे लड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए। तो बता अर्नव, अब क्या करेगा तू?
कैसे बचाएगा तू नियति और खुद को? ये सुनते ही अर्णव ने अपनी मशीन गन नियति के हाथों में थमा दी और सभी पहलवानों की तरफ देखने लगा। तुम सब में किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे हरा सके। और अगर तुम सबको लगता है कि तुम मेरी नाक के नीचे से नियति को ले जा सकते हो तो आओ, कम एंड फकिंग फाइट मी। अर्णव ने एक एक करके रायन के आदमियों को गिरा दिया था। जहां एक तरफ अर्णव और नियति धीरे धीरे रायन के आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वजीर भी रायन के आदमियों का खात्मा करता हुआ बेसमेंट के नजदीक पहुंच चुका था। अब वो एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां से उसे सारे हॉस्टेजेस क्लियरली दिख रहे थे, लेकिन तभी किसी ने अचानक अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। कैसे हो वजीर? रायन, तुम? इतनी तेज मत चिल्ला, बेसमेंट में बैठे सभी लोग डर जाएंगे। थोड़ा दर्द सहना भी सीख। रायन के साथ वजीर भी हंसने लगा। दोनों एक साथ पागलों की तरह हंस रहे थे। तुझे अपनी टीम में रखने का फायदा क्या हुआ? साले, तू तो मेरे ही आदमियों को मार रहा है। मैं क्या करूं? नियति ने हमारे सभी प्लान पर पानी फेर दिया। वो कैसे? अर्णव ने प्लान बनाया था कि अगर तुम सब अटैक करोगे तो लाइट बंद करके नियति को वहां से भागना है और फिर सही मौका देखते ही उसे बजाज मैंशन से बाहर ले जाना है। मैं वही कर रहा था, लेकिन नियति ने अर्णव को अकेला नहीं छोड़ा। वो उसके साथ ही मरना चाहती। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि नियति ने हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया? हाँ, तुम्हारे सभी आदमियों की मौत का कारण है नियति। अगर वो अर्णव का साथ नहीं देती तो मैं उसे तुम्हारे हाथों में डाल देता, लेकिन अब उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मरना तो सबको है एक दिन। मेरे आदमी आज मर रहे हैं, उसका मुझे कोई गम नहीं। गम मुझे इस बात का है कि तूने पार्टी की लाइट क्यों बंद करवाई। तू जब साले काम मेरे लिए करता है तो अर्णव की बात क्यों मानी? और तूने मुझे अपनी लोकेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? तुमने अर्णव को क्या समझ रखा है? उसने पार्टी में सिर्फ मुझे नहीं, अपने 2 से 3 आदमियों को पहले से ही बुलाकर रखा था और उसने कह दिया था कि अगर गलती से भी मेरा प्लान ऊपर नीचे हो जाए और कुछ भी खराब हो जाए तो वो उसी समय पार्टी में गोलियां चलानी शुरू कर दे, ताकि इधर उधर अफरा तफरी मचे और सब डर के मारे भागे। तो बताओ मैं क्या करता? और रही बात लोकेशन बताने की, तो लोकेशन बताने के लिए मेरे पास मोबाइल भी होना चाहिए, जो कि नहीं था। सिर्फ अर्णव के पास उसका मोबाइल है। तुम मेरे लिए काम करते हुए भी मेरे ना हुए वजीर। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था रायन। अर्णव को अगर गलती से पता चलता कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ तो वो मुझे मार देता, और मुझे इतनी जल्दी मौत नहीं चाहिए। सही बात है, मरना किसी को पसंद नहीं होता। अच्छा वजीर, जरा देख कर बताओ, इन सभी हॉस्टेजेस में अर्णव का आदमी कौन है? वजीर सभी हॉस्टेजेस को ध्यान से देखने लगा। नहीं, इधर कोई भी नहीं है। अच्छा। रायन बिना कुछ बोले अपनी सिगरेट पीने लगा। क्या सोच रहे हो रायन? मैं सोच रहा हूँ कि अर्णव को बेसमेंट में बुला लूं। और ये तुम कैसे करोगे? रायन, तुम ये क्या? ये लो मेरा फोन और उसे कॉल करो और उसे बोलो कि मैं दर्द में हूँ, मैं मरने वाला हूँ। रायन मुझे मार देगा। रायन ने अपना फोन वजीर को दे दिया। हेलो, कौन? अर्णव, प्लीज मुझे बचा लो। नहीं तो मुझे रायन। वजीर, क्या हुआ? वजीर, बताओ।
फिक्र मत करो अर्नव, मैंने वजीर को गोली उसके पैरों पर मारी है, लेकिन अगर तुमने आने में देर की तो याद रखना अगली गोली उसके सीने पे उतारूंगा। इसलिए प्लीज अर्नव जल्दी आओ। जैसा मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या होगा जब अर्नव और रायन आमने सामने आएंगे? क्या अर्नव सबको बचा पाएगा? रायन नियति के साथ क्या करेगा? इस कहानी में आगे क्या होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। वजीर के कॉल के बाद अर्नव के पास बेसमेंट में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो जैसे ही बेसमेंट के अंदर गया, उसके करीब सबसे पहले वजीर आया और अचानक उसने अर्नव के पेट में छुरा घोंप दिया। अचानक हुए हमले की वजह से अर्नव जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसके हाथ हैंडकफ्ड कर दिए गए, उसके पैर भी मजबूती से बांध दिए गए और अब अर्नव को रायन की गिरफ्त में हुए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। जंग के मैदान में दोस्तों पर भरोसा करने की भूल कभी कभी जान भी ले लेती है अर्नव, लेकिन अफसोस तुमने वो भूल कर दी। तुमने जिस वजीर को अपना दोस्त समझा था, उसकी ही वजह से आज तुम मेरी गिरफ्त में हो और अब तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। रायन, रायन प्लीज प्लीज रायन, अर्नव को और मत मारो। आई एम बेगिंग यू, प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। वो चीजें जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, रहम उनमें से एक बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मैं किसी को अच्छे से दर्द का स्वाद नहीं चखाता, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। नियति, मैं अर्नव को तड़पा तड़पा कर उसे मौत के दरवाजे तक ले जाऊंगा। अर्नव, मैं ऐसे हजारों लोगों से लड़ सकता हूँ जो मुझे मारने की ताकत रखते हैं, लेकिन मुझे हमेशा उस एक से तकलीफ रही है जो मुझे मारने से ज्यादा तड़पाने के बारे में सोचता हो। मैंने पहली बार जब तुझे हॉस्पिटल में देखा, तब तेरी आंखों में मुझे अपनी मौत दिखाई थी, और आज जब तू मेरे सामने ऐसे बेबस है, तो मैं तुझे तब तक मारता रहूंगा जब तक मेरी आंखों में तुझे अपनी मौत ना दिखे। मौत तो तुम्हारी आखिरी मंजिल है अर्नव, वहां तक पहुंचते पहुंचते थक मत जाना। रायन, रायन, अरे देखो गांव वालों, ये हीरो बोलने की कोशिश कर रहा है। बोलो ना अर्नव, हाँ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रायन, रायन प्लीज बस करो प्लीज। देवांश बजाज। हाँ? रायन देवांश बजाज के नजदीक पहुंचकर नियति को देखने लगा। देवांश बजाज, अपनी बेटी नियति को समझाओ कि इसकी भीख अर्नव की जान नहीं बचा सकती। सो प्लीज देवांश, टेल योर डॉटर टू स्टे साइलेंट। नियति प्लीज, हम सब के लिए शांत हो जाओ। नियति बेटा प्लीज, आज हमारे परिवार का सवाल है, हमारे लिए एक बार शांत हो जाओ। नियति प्लीज प्लीज बच्चे प्लीज। नियति शांत खड़ी रही। वो बोलना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। सन्नाटा, सन्नाटा पसंद है मुझे। ऐसे ही शांत रहो और आगे मेरी बेरहमी की चीखें सुनो। रायन। हाँ? एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? बाहर बहुत ज्यादा मीडिया है और हमारे जितने भी एग्जिट एरियाज थे, वहां पुलिस भी आ चुकी है। मैंने पहले ही कहा था कि डिशम करो और जल्दी चलो, लेकिन नहीं। फिक्र मत करो वजीर, वी ऑल विल बी अलाइव। हम सब यहाँ से जिंदा वापस निकलेंगे। और वो कैसे? क्या हुआ वजीर, सब कुछ इतनी जल्दी क्यों जानना है? कहीं जाना है तो बताओ, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक और बात वजीर,
ये कोई मूवी नहीं है जिसमें हैप्पी एंडिंग होकर रहेगी। ये रियलिटी है। यहाँ सब कुछ अपनी मर्जी से कभी नहीं होता। सही कहा, सब कुछ अपनी मर्जी से। गलत दुश्मन चुनकर चूक मैंने नहीं, तूने की है अर्नव। कितना बज रहा है रायन? कितने बज रहे हैं? कितना बज रहा है रायन? कितने बज रहे हैं? क्यों? वजीर! रायन की आंखों के सामने वजीर ने उसके ही गैंग के 4 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और फिर वजीर ने अपनी बंदूक रायन के सर पर तान दी। रायन, अपनी जगह से हिलना मत और प्लीज अपने आदमियों से कह दो कि बंदूकें नीचे कर लें, वरना मेरी गोली तुम्हारा सर चीरते हुए बाहर निकलेगी। मैं तो गम सहता रहा, पर तुम अब तुम क्या करोगे? नहीं, यह नहीं हो सकता। नियति, अर्नव के हैंडकफ्स को खोल दो। उसकी चाबी उधर ही टेबल पर रखी है। पहले नियति ने अर्नव के हाथों में लगे हैंडकफ्स खोले और फिर उसने रस्सी को भी अर्नव के पैरों से खोल दिया। संभल कर अर्नव। अर्नव जैसे ही जमीन से उठने की कोशिश करता है, वो लड़खड़ाकर दोबारा जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अर्नव हार नहीं मानता। वो दोबारा उठने की कोशिश करने लगता है। बार बार जमीन पर गिरने के बाद भी अर्नव ने हार नहीं मानी और अब वो अपने दोनों पैरों के सहारे जमीन पर खड़ा हो गया। अर्नव? चलते समय अर्नव फिर से लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि तभी वजीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियति, मैं खुद को संभाल लूंगा। आजादी मुबारक हो अर्नव। तुम्हें भी। चाइनीज गवर्नमेंट मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी मौत तो पक्की है, इसलिए क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछना चाहोगे? माई लास्ट विश। क्या है तुम्हारी इच्छा? मैं पुलिस के हाथों नहीं बल्कि तुमसे लड़कर मरना चाहता हूँ। क्यों ना हम दोनों एक डील करें? अगर तुमने मुझे पुलिस के आने से पहले मार दिया तो मैं हार जाऊंगा, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुनकर अर्नव शांत खड़ा रहा। क्या हुआ अर्नव? इतना ताकतवर होकर भी मुझसे डर गया? मुझे मारने के लिए तो पुलिस भी पहुंचने वाली है, फिर भी तू मुझसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बताना, इतना शांत क्यों है? क्या सोच रहा है? क्या तू सच में मुझसे डरता है? अर्नव, तुम भी जानते हो ये कितना चालाक आदमी है। ये तुम्हें चैलेंज करके तुम्हें बहका रहा है। इसकी बातों में मत आओ। जस्ट लीव हिम। इसके कर्मों की सजा तुम नहीं, कानून देगा। डर गया। डर गया। डर गया। अर्नव डर गया। सबको चौंकाते हुए रायन ने अर्नव के चेहरे पर थूक दिया। क्या हुआ अर्नव? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? देख, तू ज्यादा। वजीर! अर्नव! रायन ने बिजली की रफ्तार से वजीर की बंदूक छीन ली और सीधा वजीर के पैरों पर फायर कर दिया, और अब उसकी बंदूक का निशाना अर्नव था। खेल तुमने काफी अच्छा खेला था अर्नव, लेकिन नसीब में जीत मेरी ही लिखी है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। रायन अब आगे क्या करेगा? क्या अर्नव सबको रायन से बचा पाएगा? क्या पुलिस रायन को अपनी गिरफ्त में ले पाएगी, या रायन का कोई और खतरनाक प्लान है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं प्राइम 24 एक्सक्लूसिव का लाइव ब्रेकिंग कवरेज।
जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं खड़ी हूँ बजाज मैंशन के सामने और कुछ ही देर पहले यहाँ चाइनीज अथॉरिटीज और हमारे इंडियन पुलिस ऑफिसर्स भी आ चुके हैं। अब आगे यहाँ क्या होगा? क्या रायन पुलिस की गिरफ्त में आएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए प्राइम 24 एक्सक्लूसिव के साथ। बजाज मैंशन के बाहर जितना शोर था उसके अंदर उतनी ही ज्यादा खामोशी छाई हुई थी और इस वक्त रायन के हाथ में बंदूक है और उसका निशाना है अर्नव। डर की एक खासियत होती है अर्नव, उससे हम जितना दूर भागते हैं साला उतना ही करीब आता रहता है वो हमारे। जैसे कि तुम मुझसे जितना दूर भागना चाहते थे, मुझे और मेरे आदमियों को मारने के लिए सारा प्लान बनाया, लेकिन उसका अंजाम देख अर्नव, अंत में गोली तेरे ही माथे पर आकर टिक गई। एक कहानी सुनाता हूं तुझे, ध्यान से सुनना। एक राजा था जिसके राज में उसकी जनता खुश रहती थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसका अपना खून, उसका छोटा भाई उसे मारने की साजिश कर रहा है। और फिर जानता है उस राजा ने क्या किया? क्या? उस राजा ने अपने भाई को जिंदा जलवा दिया और फिर इस हादसे के बाद वो राजा इतना पागल हो गया कि उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे वो उन्हें भी डराने लगा। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि डर एक ऐसी चीज है रायन जो ढंग से ना जीने देती है और ना ही मरने। अपने भाई से धोखा खाने के बाद वो राजा हर किसी को डराने लगा क्योंकि वो खुद डर गया था। उसके अंदर डर बस गया था कि उसे कभी भी कोई भी मार सकता है, इसीलिए वो दूसरों को डराने लगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुई रायन कि जो खुद डरता है वो दूसरों को भी डराता है। जैसे कि तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं डर गया हूं, वो भी तुमसे। मानना पड़ेगा तुम्हारी बेवकूफी को अर्नव। मौत के सामने खड़े हो लेकिन उसके बाद भी तुम हार मानने को तैयार नहीं हो। मैं हारने के लिए नहीं, यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। सपने देखना अच्छी बात है अर्नव, लेकिन खुली आंखों से नहीं, क्योंकि खुली आंखों से सिर्फ सच्चाई देखी जा सकती है, सपने नहीं। सपना में नहीं, तुम देख रहे हो रायन, और वो भी यहाँ से जिंदा भाग जाने का। तुम्हारी मौत तो उसी वक्त लिख दी गई थी जब तुमने बजाज मेंशन में पहली बार अपने कदम रखे थे। मुझे किसी ने कहा था कि बुद्धिमान लोग अपने आखिरी लम्हों में समझ जाते हैं कि मौत ही सच है, लेकिन तुम्हारी बहकी बहकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से मैंने तुम्हारे माथे पर अपनी बंदूक रखी है तुम अपना दिमाग खो बैठे हो। और नव, ये मत भूलो कि अगर मैंने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया ना तो तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। रुका क्यों है? चलाना गोली। मरने की बहुत जल्दी है तुझे। रुक क्यों गया रायन? ट्रिगर दबा और कर दे मेरा दी एंड। बजाज मैंशन के अंदर वक्त जैसे थम सा गया। वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें सिर्फ रायन और उसके ट्रिगर पर टिकी थी। लेकिन क्या रायन अर्नव को मारेगा या नहीं? बस यही सवाल सबके दिमाग में गूंज रहा है। अगर मैंने तुम्हें अभी गोली मार दी तो सबकी नजरों में जीत के भी हार जाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि सबको लगेगा कि तुम बेबस थे, तुम्हें लड़ने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे और इन सभी लोगों के अंदर का यही जहर मुझे अब तुझे मौत के घाट उतार कर निकालना है। ले, अब बंदूक भी फेंक दी अर्नव। अब मैं निहत्था हूँ, बिल्कुल तेरी तरह। तो क्या अब तू करेगा मेरे साथ एक फेयर फाइट 1-on-1, ताकि जिंदगी भर सबको ये याद रहे कि रायन अपनी काबिलियत और चालाकी से यहाँ पहुँचा है, सिर्फ डर को पैदा करके नहीं।
रायन की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक उठे। अब उन्हें इंतजार था तो सिर्फ अर्नव के जवाब का। नहीं अर्नव, नहीं, प्लीज हमारे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। तुम अपनी हालत देखो अर्नव, यू कांट फाइट विद देम, ही विल सिंपली डिस्ट्रॉय यू। ठीक उसी वक्त श्रेष्ठा ने नियति के कंधों पर अपना हाथ रखा। प्लीज बी क्वाइट नियति, अर्नव को अच्छे से मालूम है कि उसे क्या करना है। हाँ नियति, शांत रहो तुम। क्या हुआ अर्नव, जवाब नहीं है या फिर लड़ना ही नहीं चाहता, या लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची? मैं तुमसे लड़ने के लिए बेताब हूँ रायन। लेट्स डू इट देन। रायन के सभी आदमियों ने अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी थी। रायन और अर्नव के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मान मेरी बात अर्नव, आई क्विट बोल दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। आधा घंटा बीत चुका था और अर्नव अब तक एक बार भी रायन के हमलों का सामना नहीं कर पाया। क्यों? जवाब सीधा है, उसके शरीर पर लगे अनगिनत जख्म उसे तोड़ चुके थे। रायन का हर नया वार पुराने जख्म को और गहरा कर रहा था। तड़पा तड़पा के मारने में मेरी पीएचडी है। तू जितनी देर के लिए जिंदा रहेगा उतना ही तुझे तड़पाने में मजा आएगा। वैसे अर्नव, तूने ग्लास में विस्की पी होगी, लेकिन आज मैं तुझे विस्की की बोतल दूंगा पीने के लिए। फाइट विद मी, फाइट विद मी। रायन ने एक साथ 2 ग्लास की बोतल्स अर्नव के सर पर तोड़ दी। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे से गिर रहे थे। दर्द इतना गहरा था कि धीरे धीरे अर्नव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। Your time is up, अर्नव। See you in hell। रायन लोहे की चेन को घसीटते हुए अर्नव के गले की तरफ ले जा रहा था। जाते जाते तेरे लिए एक शेर कहूंगा, मरने से पहले आमीन जरूर कहना। मेरे खुदा, उन्हें फिरदौस में जगह देना, जो मर गए मेरा जीना हराम करते हुए। अर्नव ने अपने हाथ में कांच का एक टुकड़ा छुपा कर रखा था। उसे इंतजार था तो सिर्फ रायन के उसके करीब आने का और ऐसी जगह वार करने का जहां दर्द काफी ज्यादा होता है, और वो है आंख। माफ करना रायन, मुझे नहीं पता था कि आज तेरी आंखों को मेरी नजर लग जाएगी। तभी अर्नव ने चेन पकड़ी और रायन के गले को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रायन सीधा अर्नव के ऊपर आकर गिरा। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बचाने में नाकामयाब होता जा रहा था। See you in hell। Fuck you। Fuck you। रायन मर गया। पुलिस की हेल्प आते ही देवांश बजाज, श्रेष्ठा, श्वेता और सभी हॉस्टेजेस घर के बाहर निकल गए, लेकिन नियति वो अर्नव के पास बैठी थी। थैंक यू अर्नव, थैंक यू सो मच। ये कहते ही नियति ने वो किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स ने नियति और अर्नव के हर पल को अपने कैमरास में कैप्चर कर लिया था। हमें लगा था कि बजाज परिवार पर छाए मुसीबत के बादल हट चुके हैं, लेकिन नहीं। नियति और अर्नव के बीच बढ़ती नजदीकियों ने हमें ये साफ संदेश दे दिया है, अब से बजाज परिवार की जो भी खबर आप तक आएगी वो सिर्फ सेंसेशनल नहीं, शॉकिंग भी होगी। इट विल बी फिल्ड विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। अर्नव और नियति की कहानी में आगे क्या होगा? बजाज परिवार दोनों के खिलाफ अब क्या करेगा? क्या नियति अर्नव से प्यार करने लगी है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम।
हाईवे पर अर्नव अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहा था। अचानक जैसे ही अर्नव ने स्क्रीन पर नंबर देखा, नहीं नियति, अभी नहीं। फोन बजता रहा, लेकिन अर्नव ने उसे नहीं उठाया। अर्नव ने तुरंत फोन उठाया और नियति के भेजे हुए मैसेजेस पढ़ने लगा। अर्नव, तुम कहाँ हो? 5 दिन हो गए भाटी का हादसा हुए और 5 दिन से तुम भी गायब हो। कहाँ हो तुम अर्नव? मैसेज पढ़ते ही अर्नव ने फोन नीचे रख दिया और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ देर आगे चलने के बाद अर्नव ने देखा कि एक आदमी रोड साइड पर खड़ा है, पैंट शर्ट पहने, और उसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस भी है। अचानक अर्नव ने गाड़ी रोक दी। ब्रीफकेस के अंदर क्या है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे तो सिर्फ ये ब्रीफकेस आपको डिलीवर करने के लिए कहा गया था। और सर, आपके पापा ने मुझे ये भी कहा कि मैं बता दूं कि इस ब्रीफकेस को आप तब तक मत खोलना जब तक खुद आपके पापा ना बोले। ये सुनकर अर्नव को थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। गाड़ी से उतरते ही अर्नव सीधा एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगा। अंदर जाते ही वो अपने पापा के सामने जाकर बैठ गया। कैसे हो बेटा? क्या बात है पापा, आपको मुझसे मिलना क्यों था? ब्रीफकेस को ओपन करो अर्नव। पापा, ये तो हमारी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। आप मुझे ये रिपोर्ट दोबारा क्यों दिखा रहे हो? ताकि तुम्हें दोबारा ये याद आ जाए कि पिछले साल से लेकर आज तक हमें 50% से ज्यादा लॉस हो चुका है। मुझे मालूम है पापा। अगर तुम्हें याद रहता कि हमारी कंपनी की हालत इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है, तो तुम ऐसी हरकतें नहीं करते जो इस वक्त कर रहे हो। ये सुनकर अर्नव आगे कुछ भी नहीं बोला। अर्नव, इस वक्त मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ उलझन और बेबसी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या हुआ है तुम्हें अर्नव? क्या तुम अपना मकसद भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे सामने कसम खाई थी कि तुम अपनी कंपनी को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाओगे? मुझे याद है पापा। फिर तुम कहाँ खो गए हो? ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें रोक रही है? नियति, मैं उसके दिल को और तकलीफ नहीं दे सकता। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अर्नव? तुम होश में तो हो? क्या तुम भूल गए हो कि क्यों तुमने नियति से शादी की थी? क्या तुम ये भूल गए हो कि अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए तुम्हें नियति की जरूरत पड़ेगी? मैं उसे धोखा नहीं दे सकता पापा, मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता। बड़ा बनने के लिए दिल से नहीं, दिमाग से चलना पड़ता है अर्नव, क्योंकि जो आदमी फैसले दिल से लेता है वो अक्सर बर्बाद ही होता है, कामयाब नहीं। हेलो मल्होत्रा साहब। धर्मेंद्र अपने दोस्त से बात करने लगे। दूसरी तरफ अर्नव एकदम शांत था। उसकी आंखें अपने पापा पर टिकी थी, लेकिन उसका चेहरा उसके दिल के हाल को बयान कर रहा था। अर्नव, जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ मिलेगी। याद है जब तुमने पहली बार नियति का नाम मेरे सामने लिया था, तब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर था। You knew what you wanted, but now just look at yourself. You are shattered. You are confused. ये सुनकर अर्नव के दिमाग में वो पुरानी बात गूंज उठी जो उसने नियति के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करने के बाद अपने पापा से कही थी। पापा, मेरे कुछ करने से पहले ही नियति ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर दे दिया। अब मैं नियति को अपने प्यार के जाल में फंसाकर बजाज कंपनी को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। जिन्होंने मेरे दोस्त का इस्तेमाल करके अपना काम निकाला, अब मैं उन्हीं के परिवार की बेटी का इस्तेमाल करके इन सबके घमंड को चूर चूर करूंगा। इन बजाज को ये सिखाने का वक्त आ गया है कि असली खेल कहते किसे हैं। अफसोस अर्नव, तुमने किसी पराये को अपना समझ लिया। रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। रायन। एक छोटे से कमरे में बैठकर सिया रॉय फूट फूट कर रो रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? देवांश बजाज। देवांश? सिया रॉय, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा।
देवांश बजाज सिया रॉय से क्यों मिलना चाहता है? क्या होगा जब दोबारा मिलेंगे अर्नव और नियति? अर्नव और नियति की इस कहानी में क्या होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। अगर मैं आज जिंदा वापस नहीं आई तो तुम अपने गांव चले जाना ऋषभ। दोबारा शहर वापस मत आना। ओके मैम। अपनी बात कहते ही सिया गाड़ी से उतरकर दी इम्पीरियल हेरिटेज होटल के अंदर चली गई। हाय मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, आई एम हियर टू मीट देवांश बजाज। उन्होंने मुझे बुलाया है। इसके बाद सिया ने लिफ्ट ली और सीधा होटल के 12th फ्लोर पर कमरा नंबर 1212 के सामने जाकर खड़ी हो गई। कम इन, दरवाजा खुला है। कमरे के अंदर जाते ही सिया रॉय के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने भागते हुए देवांश बजाज को गले लगा लिया। I love you देवांश। I love you too, सिया। ये कहते ही देवांश बजाज ने सिया रॉय को किस किया। I love you देवांश। देवांश। Love me। श्रेष्ठा का फोन आया है तुम्हें। देवांश ने तुरंत फोन उठाया। या श्रेष्ठा, टेल मी। बजाज साहब, आपकी मीटिंग कब तक खत्म होगी? आप घर कब आओगे? मैं रात तक वापस आऊंगा। क्यों? मुझे अभी अभी श्वेता ने बताया कि अर्नव कुछ ही देर में घर पहुंचने वाला है। क्या? अर्नव वापस आ रहा है? अर्नव का नाम सुनते ही देवांश के पास बैठी सिया रॉय की आंखें एकदम बड़ी हो गई। कोई बात नहीं श्रेष्ठा, उसे वापस आने दो। फिर आगे क्या करना है मैं घर आके बताऊंगा। जैसे ही देवांश ने अपना फोन नीचे रखा। अर्नव के साथ क्या करोगे देवांश? कुछ भी नहीं सिया, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तुम उसे छोड़ दोगे? पर क्यों? पार्टी की उस एक रात ने अर्नव के लिए सब कुछ बदल दिया। रायन के मरने के बाद वहां जितने भी लोग थे, चाहे पॉलिटिशियंस हो, बिलियनियर्स या फिल्म स्टार्स, सबकी जुबान पर सिर्फ अर्नव का ही नाम था। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और यही कारण था कि जब चाइनीज और लोकल पुलिस अथॉरिटीज ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वहां मौजूद हर एक अमीरजादा, हर एक पावर प्लेयर अर्नव के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने रायन और उसके आदमियों के साथ जो किया वो कोई राज नहीं है, वो सबको मालूम है। लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज नहीं की। वो सबकी नजरों में इतना बड़ा बन गया कि कानून के कायदे उसके सामने काफी छोटे पड़ गए। सिगरेट का एक कश लेकर सिया देवांश के करीब आई और Leave Arnav for now. Kiss me, baby. गाड़ी से उतरते ही अर्नव बजाज मैंशन के अंदर चला गया। अर्नव, तुम आ गए? कहाँ थे इतने दिनों से? इससे पहले कि अर्नव कोई जवाब देता, वेलकम बैक अर्नव। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, लेकिन हमेशा की तरह तुमने मुझे फिर से चौंका दिया। तुम वापस आ ही गए। कुछ तो बात है बजाज मैंशन की। यहाँ आने वाला ना जाने क्यों इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता। आपका प्यार ही इतना कमाल का है सासू माँ। मैं ना चाहते हुए भी आपके नजदीक खिंचा चला आता हूँ। अर्नव, like the Bajaj Mansion anymore. अर्नव को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो अपनी जगह पर एकदम सन्न खड़ा था। जवाब दो अर्नव, चुप क्यों हो? अर्नव शांत खड़ा था। न नियति को मालूम था कि अर्नव सारे आदमी मौजूद थे और उनके बीच बैठी थी नेत्रा, लाचार और बेबस। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, हाथ बांधे गए थे और शरीर पर कई सारी चोट के निशान थे। अचानक वहां मौजूद एक आदमी उठा। ए, उधर कौन जा रहा है? मुझे घर के बाहर कोई नजर आया है। रुक, अभी आता हूँ। लगता है साले को चढ़ गई है। अबे बैठ जा, इस सुनसान सी जगह पर भूत दिखते हैं, आदमी नहीं। देखो सब, बचाओ खुद को। पलक झपकते ही घर के अंदर मौजूद सभी आदमी मारे जा चुके थे। ये सब देखकर नेत्रा के होश उड़ चुके थे। सेमी, कोई तो मुझे बचा।
तभी घर के अंदर किसी के आने की आहट हुई। पैरों के हल्के कदम धीरे धीरे नेत्रा के और पास आते गए और फिर जैसे ही वो अंदर आए, सिया राय, तुम कैसी हो नेत्रा? सिया रॉय नेत्रा के साथ क्या करेगी? क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्या अर्नव नियति के साथ बजाज मैंशन छोड़ देगा? क्या है सिया रॉय और देवांश की कहानी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। नेत्रा की जान बचाने के बाद सिया रॉय ने एक पल भी जाया नहीं किया। वो उसे सीधा अपने घर ले गई और फिर उसने नेत्रा को अर्नव से जुड़ी हर सच्चाई बताई। अर्नव की हर गलती माफ कर सकती थी मैं, लेकिन ये गलती नहीं कि उसने मुझे किडनैप करवाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। I will expose him in front of everyone। मुझे अब ये देखना है कि जब नियति को पता चलेगा कि अर्नव मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, तब क्या होगा? तब किस पर विश्वास करेगी वो? नहीं नेत्रा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। पर क्यों? तुम मुझे रोक क्यों रही हो? क्योंकि ये सही वक्त नहीं है उसे सबके सामने एक्सपोज करने के लिए। वी नीड मोर टाइम। What do you mean? We need more time। वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। क्या ये सच काफी नहीं है उसे बजाज मेंशन से निकालने के लिए? नहीं नेत्रा, ये सच काफी नहीं है। तुम अर्नव का कल थी और नियति उसका आज है। और जिस तरह से नियति ने मीडिया के सामने अर्नव से अपने प्यार का इजहार किया है, अगर तुम्हें अर्नव से बदला लेना है तो तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। तो बताओ नेत्रा, तुम सिर्फ अर्नव को एक्सपोज करना चाहती हो या उसकी जिंदगी बर्बाद? मैं उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ। उसकी पहचान, उसकी कमाई हुई इज्जत, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। ये सुनकर सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे छुपी थी अर्नव की बर्बादी। हेलो मैम, आपकी दुबई की फ्लाइट बुक हो गई है। 3 घंटे बाद मैं आपको पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू। जैसे ही सिया ने फोन नीचे रखा, सिया, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? सच बताओ, तुम्हें इन सब से क्या मिलेगा? सुकून। मुझे सुकून मिलेगा तुम्हें फिर से मुस्कुराता देखकर। I just want to see you smile again, नेत्रा। And yes, I haven't forgotten those college days, जब हर मुश्किल में मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा ढूंढती थी। You helped me back then unconditionally। अब वक्त है कि मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। Maybe it's my turn now। सिया की बात सुनते ही नेत्रा ने उसे गले लगा लिया। थैंक यू सिया, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम ना होती तो शायद मुझे कोई बचा भी नहीं पाता। ये सुनकर सिया ने आगे कुछ भी नहीं कहा। जहां एक तरफ सिया और नेत्रा अपने इरादों का जहर अर्नव की जिंदगी में फैलाने को तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ नियति, जो अब भी अर्नव की सच्चाइयों से अनजान थी, वो अर्नव का हाथ पकड़कर पार्टी के बाद हुए हर हादसे का जिक्र कर रही थी, बिना ये जाने कि जिसे वो अपना हमसफर समझ रही है, वही अर्नव उससे कई राज छुपाए बैठे। मेरी बेटी, कैसी हो तुम? नेत्रा को तो मेरे आदमियों ने कैद कर रखा था, इसे बचाया किसने? श्रेष्ठा के मुंह से नेत्रा का नाम सुनते ही अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी दुनिया को एक झटके में हिला दिया हो। क्या हुआ अर्नव? सब ठीक है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इससे पहले कि अर्नव कोई जवाब देता, नियति, कहाँ हो तुम? तुम्हारी बहन नेत्रा आई है। आओ बाहर आओ, तुम्हें वो बुला रही है। अरे अर्नव, तुम ऐसे क्यों खड़े हो जैसे किसी ने तुम्हारी हवा निकाल दी हो? श्वेता आंटी, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। नियति जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि नेत्रा अपनी माँ के पास खड़ी है और उसकी आंखों में आंसू हैं। मम्मा, प्लीज ऐसे मत रोइए। मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं वादा करती हूँ, पिछली बार की तरह आपसे लड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। I promise, I will be with you always। लव यू नेत्रा बेटा। लव यू टू मम्मा। कैसी हो नेत्रा? जैसे ही नियति की आवाज नेत्रा के कानों तक पहुंची, वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। नेत्रा के चेहरे पर नियति के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। पल भर के लिए दोनों की आंखें टकराई, लेकिन दोनों के कुछ कहने से पहले ही वहाँ अर्नव भी आ गया। नेत्रा बेटा, इनसे मिलो।
इनका नाम है अर्नव और ये हमारे घर के नए बॉडीगार्ड हैं। अर्नव को देखते ही नेत्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और धीमी रफ्तार में अर्नव की तरफ बढ़ने लगी। कैसे हो अर्नव? मैं ठीक हूँ, आप? नेत्रा बेटा। घर के अंदर देवांश बजाज भी पहुंच चुके थे। अपने बाप को देखते ही नेत्रा तुरंत उनकी तरफ भागी और उन्हें जोर से गले लगा लिया। पापा, पापा, आई मिस यू सो मच। मिस्ड यू टू बेटा। ऐसे रोते नहीं बेटा, तुम देवांश की बेटी हो, मैंने तुम्हें रोना तो नहीं सिखाया। सॉरी पापा। इसके बाद नेत्रा अपने पापा के हाथों में हाथ डालकर सबके बीच में आकर खड़ी हो गई। इस दौरान उसकी निगाहें बार बार सिर्फ अर्नव की तरफ घूम रही थी। न जाने उसके दिमाग में किस चाल ने जन्म ले लिया था। जहां एक तरफ नेत्रा अपने परिवार से मिलकर काफी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ सिया रॉय किसी से मिलने के लिए दुबई जा रही थी। लेकिन किससे? बेबी, तुमने अर्नव के खिलाफ जो भी प्लान बनाया था उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। अब नेत्रा वही करेगी जो मैं चाहूंगी। अब आएगा ना मजा, जब मिलेगी अर्नव को अपने दोस्त से ही सजा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अर्नव के पुराने दोस्त राघवन कपूर की थी, जिसकी मौत 1 महीने पहले हो चुकी थी। मैंने अर्नव से कहा था कि इन सब में अपना वक्त बर्बाद ना करे, पर उसे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। अफसोस, अब उसे जिंदा रखने में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। राघवन जिंदा कैसे है? क्या है राघवन और सिया रॉय की प्लानिंग? अर्नव और नियति के साथ आगे क्या होगा? नेत्रा आगे क्या करेगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम।